This conference will now be recorded. क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब, पास्ट पेपर का ये भी क्वेश्चन है और ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है जो अब तक IFRS 15 के सवाल पेपर में आए हैं। ये आइटम 2019 में आया था पेपर में क्वेश्चन, और करना क्या था, इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, और इसमें उसने क्या कहा है, एंट्रीज विदाउट डेट विल नॉट बी अवॉर्डेड एनी मार्क्स। कहता है कि अगर जिस बंदे ने डेट लिखे बगैर एंट्री पास की उसको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट को मैं बार बार कहता हूं, स्पेशली सीए के अंदर हम लोग करते क्या है, जिसकी वजह से आप लोग अक्सर कहते हो कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है लेकिन पेपर पास नहीं होता। उसकी खास वजह यह है कि हम रिक्वायरमेंट पर गौर नहीं करते, हम वो लिख कर आ जाते हैं जो हमें आता होता है, वो लिख कर आओ जो उसने पूछा है। उसमें गलती हो सकती है, ये नहीं कि वो 100% ठीक होगा, उसमें गलती पॉसिबल है, लेकिन ये है कि मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ओके की बात। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। हमने जनरल एंट्रीज पास करनी है और वो भी डेट के साथ। तो दो इसके पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। लिखा हुआ है थर्सडे एंटरप्राइज इज अ सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट जी एंड हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कहता है कि ऑन 1 अगस्त 2018 TE entered into a 6-month contract with customer Alpha for sale of Z for rupees 250 per unit under the following terms and condition। 250 रुपए के हिसाब से भेज रहे हैं चीजें। आगे लिखा है पहली कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट की, if Alpha purchase more than 5,000 units during the contract period, the price per unit would be retrospectively reduced to rupees 215 per unit। क्या ये सवाल नहीं किया हुआ हमने? 100% किया हुआ है ये सवाल, हमने क्वेश्चन किया हुआ है। अब लिखा हुआ है TE अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, अनकंडीशनल राइट टू रिसीव, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। वुड बी एस्टेब्लिश अपॉन, कहता है आप जो एंटिटी है उसका राइट टू रिसीव उस वक्त होगा, ये इसके केस हैं, ये पॉइंट्स नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये इसके दो आगे फर्दर पार्ट है, ऊपर वाली स्टेटमेंट के ही ये पार्ट है। अब सर गौर फरमाइएगा, कहता है कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बाय अल्फा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। कहते हैं जैसे ही फर्स्ट ऑर्डर की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर कंप्लीट होगा तब राइट टू रिसीव अनकंडीशनल होगा। मतलब ये कंडीशन लग गई, फर्स्ट ऑर्डर जब भी अल्फा देगा, जब तक वो प्रोसीजर क्वालिटी प्रोसीजर पूरा नहीं होगा तब तक राइट टू रिसीव नहीं होगा। मतलब तब तक कॉन्ट्रैक्ट एसेट रहेगा, रिसीवेबल नहीं रहेगा। आगे देखें, द प्रोसीजर वुड टेक अ वीक आफ्टर रिसीविंग द गुड्स। कहता है जो फर्स्ट ऑर्डर दिया है अल्फा ने, उसका जैसे ही हम गुड्स उसको देंगे उसका क्वालिटी प्रोसीजर पे 1 हफ्ता लगेगा। जैसे क्वालिटी कंट्रोल का हफ्ता प्रोसीजर का पूरा होगा फिर हमारा राइट टू रिसीव बनेगा। इसका मतलब यह हुआ जिस दिन हम गुड्स ट्रांसफर करेंगे उस दिन हमारा रिसीवेबल कंफर्म नहीं होगा, बल्कि जब क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसीजर पूरा होगा तब जाकर हमारे रिसीवेबल कंफर्म होंगे। तब तक हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करेंगे, रिसीवेबल को डेबिट नहीं करेंगे। ये था फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब सेकंड ऑर्डर की बात देखें, कहता है प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय अल्फा फॉर सब्सिक्वेंट ऑर्डर। ये बात अटैच करो इस सेंटेंस के साथ, इस सेंटेंस के साथ।
कहता है पहला ऑर्डर कब यानी राइट टू रिसीव कंफर्म होगा जब क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसीजर पूरा होगा, लेकिन उसके बाद जितने भी ऑर्डर हैंगे वो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर वाले दिन ही राइट टू रिसीव हो जाएगा। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर मतलब जिस डेट को ऑर्डर दिया, जिस डेट को ऑर्डर दिया उस डेट को ही हमारे रिसीवेबल बन जाएंगे। ये दोबारा मैं एक दफा अंग्रेजी पढ़ता हूं इसकी टोटल। पहले तो ये ना कंपोजिंग में ना बुलेट्स लगे, ये बुलेट्स नहीं है, ये 2 पॉइंट्स हैं। कहता है राइट टू रिसीव कब होना है, एस्टेब्लिश अपॉन फर्स्ट ऑर्डर के बारे में देखें, पढ़े जरा। कंप्लीशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर बाय अल्फा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, द प्रोसीजर टेक अ वीक। ये पहली बात पूरी होगी, पहले ऑर्डर की बात पूरी होगी। अब दूसरे ऑर्डर पे चलते हैं। दूसरे ऑर्डर में कहता है कि प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर बाय अल्फा, यानी उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट ऑर्डर करेगा, जैसे ही अल्फा ऑर्डर प्लेस करेगा राइट टू रिसीव हो जाएगा। डन। आगे चलते हैं। कहते हैं एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टीई कंक्लूड्स दैट अल्फा परचेजेस विल नॉट एक्सीड 5000 यूनिट्स थ्रेशहोल्ड फॉर द डिस्काउंट। कहता है जब ऑर्डर आया ना उस वक्त अल्फा को लगा, सॉरी टीई को लगा कि अल्फा 5000 यूनिट्स नहीं परचेज कर पाएगा। इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर जनाब 10 अगस्त को उसने ऑर्डर प्लेस किया 3000 यूनिट्स का, डिलीवर हमने कर दिया 28 अगस्त को, चीजें भेज दी, 12 सितंबर को हमें पैसे मिल गए, राइट। हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है जनाब, उसने डेट नहीं बताई, नहीं 2 सालों की, 31 दिसंबर 2008 और 2 सालों में, मतलब सारी एंट्रीज पास करनी है। फिर 25 अगस्त को सेकंड ऑर्डर मिला 4000 यूनिट्स का, 15 जनवरी को डिलीवर हुआ, लेकिन पेमेंट हमें 10 जनवरी को मिल गई थी। अब हमने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले जाहिर सी बात है उसने डेट को बहुत ज्यादा फोकस किया है। थर्सडे एंटरप्राइज जर्नल एंट्री, डेट, यहां पर डेट डिटेल या डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, डेबिट, और क्रेडिट। साथ आप चाहो तो रुपीस भी लिख दो। सबसे पहले 1 अगस्त 2018 को एग्रीमेंट हुआ, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। 1 अगस्त 2018 को एग्रीमेंट हुआ, कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट वाले दिन कोई एंट्री पास नहीं होती। फिर उसके बाद डेट के हिसाब से चलते जाओ। पहले ऑर्डर की बात करते हैं जनाब। पहली बात है कि 10 अगस्त को ऑर्डर मिला। क्या 10 अगस्त को ना कोई कैश पे हुआ, ना गुड्स डिलीवर हुई, ना ही पहले ऑर्डर का राइट टू रिसीव है, तो 10 अगस्त को कोई एंट्री पास नहीं होगी। यानी अगर मैं 10 अगस्त की बात करूं तो कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि उस दिन सिर्फ ऑर्डर मिला है, ना राइट टू रिसीव है, ना गुड्स डिलीवर की है, ना कैश रिसीव किया है। ओके, तो 10 अगस्त को हमारी कोई एंट्री पास नहीं होगी। फिर आगे चलते हैं जनाब। 28 अगस्त को हमने गुड्स डिलीवर कर दी। क्या गुड्स तो चली गई, क्या रिसीवेबल कंफर्म हुए? पहले ऑर्डर के रिसीवेबल तब कंफर्म होंगे जब 1 हफ्ता गुजर जाएगा।
तो जिस दिन फिर गुड्स ट्रांसफर करेंगे उस दिन हम अपना रेवेन्यू तो रिकॉग्नाइज कर देंगे क्योंकि हमारी गुड्स तो चली गई, तो हम कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करेंगे ना के रिसीवेबल्स को टू रेवेन्यू। और अमाउंट भी कितनी आएगी 250 के हिसाब से, क्योंकि एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हमें यह लगता था कि वो 5000 ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगा, 5000 ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगा, तो 3000 जो यूनिट हमने उसको ट्रांसफर किए वो हम लेंगे 250 के हिसाब से। तो 750,000 जनाब हमारी पहली एंट्री पास हो गई कि जिस दिन हमने गुड्स डिलीवर की, लेकिन हमारा राइट टू रिसीव एक कंडीशनल है, इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट कर दिया। एक हफ्ता गुजारे जरा, एक हफ्ता मतलब है 7 दिन, 28 में 7 दिन ऐड कर दें तो अगले महीने की 5 तारीख बन जाएगी, 5, 9, 18। एक हफ्ते बाद हम एंट्री पास कर देंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्रेडिट। पैसे तो अभी भी नहीं मिले, पैसे आपको अभी भी नहीं मिले, लेकिन एक हफ्ते के बाद हमारा जो रिसीवेबल है वो कंफर्म हो गया। हमारे जो आपको पता है ना, प्रूडेंस कहता है कि आपने एसेट्स ओवरस्टेट नहीं करने, तो कहता है पहले आप अपना अकाउंट रिसीवेबल बुक ना करो जब तक कंफर्म ना हो जाए। अब एक हफ्ता गुजर गया, उसने इंस्पेक्शन पूरी कर ली, अब हम अपना रिसीवेबल लिख देंगे और कॉन्ट्रैक्ट एसेट को खत्म कर देंगे, डन। और उसके बाद जनाब 12 अगस्त वाले दिन हमें पैसे, 12 सितंबर को सॉरी 12 सितंबर को हमें पैसे मिल गए, हमने एंट्री पास कर दी 12, 9, 18 कैश या बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ये हमारा जनाब फर्स्ट ऑर्डर का काम पूरा हो गया पैसे मिलने तक। ओके की बात। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं यार एक हफ्ते की बात करनी है, एक हफ्ता आप जो भी लिख दो कोई मसला नहीं है, उसका कोई इश्यू नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो 5 तारीख बनती है या कौन सी तारीख बनती है, मेन ये है कि 7 दिन ऐड कर देते हैं बस। उसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जनाब। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जी 4 तारीख बनती है, वो कोई नहीं, एक दिन की खैर है। वैसे आई कैप ने भी 5 तारीख ही लिखी हुई थी। आई कैप ने जो अपना सोल्यूशन अपलोड किया था, वैसे तो हम उसके खिलाफ ही हमेशा चलते होते हैं। चले जी, करें स्टार्ट आगे। अगले कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं जनाब, अगले कॉन्ट्रैक्ट पे। अब आ जाओ, अगले कॉन्ट्रैक्ट की ऑर्डर डेट है 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर को ही राइट टू रिसीव कंफर्म है। अब जरा गौर फरमाएं, इस लाइन पे आए, वो कहता है सेकंड ऑर्डर के लिए प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर वाले दिन ही राइट टू रिसीव हो जाएगा। पहले ऑर्डर का 7 दिन बाद, गुड्स डिलीवर होने के भी 7 दिन बाद, राइट। लेकिन दूसरे ऑर्डर के लिए क्या हुक्म किया है क्वेश्चन के अंदर कि जनाब जिस दिन ऑर्डर प्लेस होगा उसी दिन आपका राइट टू रिसीव कंफर्म हो जाएगा। अब जरा और बात भी यहां इंटरेस्टिंग है कि पहले तो हमें लगता था कि वो 5000 वाली लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन सेकंड ऑर्डर में देखें 4000 ऑर्डर हैं, ये तो लिमिट भी क्रॉस हो गई। वो जो 5000 वाली लिमिट थी
सेकंड ऑर्डर आते ही वो तो लिमिट भी क्रॉस हो गई। इसका मतलब ये हुआ, ये कोई किसी शख्स का मैसेज है, सर ये कैसे पता चला? मैंने पहले यही तकरीर की थी मेरे भाई, मैं आपको बार बार कहता हूं कि बातें गौर से सुना करो। ये जो बुलेट्स है ना, ये बुलेट्स नहीं है, ये दोनों जो इंफॉर्मेशन गिवन है ये इस ऊपर वाले पॉइंट की है, और इस ऊपर वाले पॉइंट में लिखा हुआ है कि राइट टू रिसीव कब होना है। ये बात और ये बात ये ऊपर वाले पॉइंट का हिस्सा है, ठीक है। ये 4 बुलेट्स नहीं है, ये 2 बुलेट्स हैं। आप सही कर लो अपनी यानी असाइनमेंट के अंदर, ये 2 बुलेट्स हैं और ये दूसरे बुलेट्स की इंफॉर्मेशन आगे गिवन है। लो मेरे भाई, अब वो 7000 वाली 5000 वाली लिमिट भी क्रॉस हो गई। अब आपको याद होगा हम पहले पिछला रेवेन्यू रिवर्स करते हैं, तो याद है या नहीं? जब भी रेवेन्यू पहले ज्यादा लिखते हैं बाद में कम करना होता है, पहले कम लिखें तो बाद में ज्यादा करना होता है, ठीक है। तो अब जो हमें एक्चुअल में रिसीवेबल है, हम उसकी एक एंट्री बनाते हैं। 25 तारीख को एक एंट्री पास करेंगे जी मेरे भाई। 25/9 है, दिसंबर है, सॉरी 25 दिसंबर 18 को हम एक एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले पिछले कितने यूनिट ट्रांसफर कर दिए थे हमने? 3000। कितनी प्राइस कम करनी पड़ेगी? 250 से 215 पे लानी है ना, 35 रुपए। कितनी कम करने पड़ेगी? 35 रुपए। तो हमने 105 से पहले अपना रेवेन्यू भी रिवर्स करना है। 105 से अपना रेवेन्यू रिवर्स करना है, डन। फिर जो नया रेवेन्यू है, वो जो 4000 हमने उसको नई वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 215। तो 4000 को मल्टीप्लाई कर दो 215 पे, तो 860,000। ओके होगी बात? जी मेरे भाई, अब रिसीवेबल तो हमारे कंफर्म हो गए, रिसीवेबल तो हमारे कंफर्म हो गए जिस दिन ऑर्डर दिया। लेकिन रिसीवेबल मिलेंगे कितने? सारे नहीं मिलेंगे, सारे रिसीवेबल नहीं मिलेंगे। हम अपने रिसीवेबल इस 105 से रिड्यूस भी तो करेंगे। वो अपना जो रेवेन्यू है, वो अपना रेवेन्यू भी तो हमने कम करना है, और वो अमाउंट हमारी रिफंड लायबिलिटी में चली जाएगी। अरम कहता है ये 35 कहां से आ गया? अरम भाई क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ा आपने। 250 उसकी कीमत थी पहले, कहता है अगर 5000 की लिमिट क्रॉस हो गई तो 215 कीमत हो जाएगी रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पिछले यूनिट का रेवेन्यू भी रिवर्स कर देंगे, पिछले यूनिट्स का रेवेन्यू भी रिवर्स कर देंगे। तो पिछले हमने 250 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया हुआ था, तो अब वो जो पिछला इफेक्ट है उसको भी हमने लेना है, ठीक होगी बात? तो आ जाए जनाब। तो सबसे पहले पिछला रेवेन्यू रिवर्स कर देते हैं। रेवेन्यू चार्ज करना हो तो चार्ज कर देते हैं, रिवर्स करना हो तो रिवर्स कर देते हैं। रेवेन्यू डेबिट कर देंगे, रिफंड लायबिलिटी या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 105,000 से क्रेडिट कर देंगे। ओके होगी बात? उसके बाद सेम डेट को 860 में से 105 माइनस करो, 755,000 हमें मिल जाएगा। 755,000 क्या हम इसका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे अभी, या जब गुड्स ट्रांसफर होगी तब करेंगे? 755,000 राइट टू रिसीव है। वो कहता है सेकंड ऑर्डर में कंफर्म हो गया कि आपको पैसे मिल रहे हैं, लेकिन गुड्स अभी ट्रांसफर नहीं की। रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे, लेकिन रेवेन्यू क्रेडिट उस वक्त होता है जब गुड्स ट्रांसफर होंगी, जब हमारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन
परफॉर्म होगी। तो अभी हम एंट्री क्या पास करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे और अपना रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे, सॉरी रेवेन्यू नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, रेवेन्यू नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। $755,000 से मतलब ये हुआ कि जब तक हम गुड्स ट्रांसफर नहीं करेंगे हम अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू का ताल्लुक परफॉर्मेंस के साथ होता है और रिसीवेबल का ताल्लुक वो कंडीशन के साथ होता है। अब जरा आओ, 25 तारीख को ऑर्डर हुआ, उसकी हमने एंट्री पास कर दी, 10 जनवरी को पेमेंट हुई, 10 जनवरी को पेमेंट हुई मतलब हमने कैश रिसीव कर लिया और हमारा अकाउंट रिसीवेबल खत्म हो गया। कितने कैश रिसीव किया होगा, 755,000, क्योंकि पिछले पैसे भी तो हमने उसके रिफंड करने हैं ना। और 15 तारीख को हमने चीजें भी ट्रांसफर कर दी। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, हमारी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी और हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। कितनी अमाउंट से, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हमने डबल अमाउंट से डेबिट की हुई है, 105 वाली भी खत्म हो जाएगी और ये 755 वाली भी खत्म हो जाएगी। तो हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 860,000 से डेबिट कर देंगे और अपना रेवेन्यू 860,000 से क्रेडिट कर देंगे। क्लियर होगी बात? जी जनाब। ये हमारा पार्ट ए के दोनों कॉन्ट्रैक्ट पूरे हो गए। हमने डेट के हिसाब से चलते गए, पैसे किस दिन मिले। अरहम सलीम कहता है कि अकाउंट रिसीवेबल 860 से क्रेडिट होना चाहिए। अरहम भाई हमने 105 उसका पहले वाला वापस भी तो करना है ना, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल हमारे 755 से होंगे। ठीक हो गया। रेवेन्यू मैंने 860 से ही क्रेडिट किया क्योंकि पिछले वाला जो डिफरेंस है वो भी उसके अंदर एडजस्ट किया। ओके होगी बात? जी उमैर कुछ पूछना चाह रहा है। जी उमैर भाई पूछे। जी 25th वाली एंट्री उमैर आप दो तरीके से कर सकते हो। एक ये मैंने अलग अलग एंट्री पास की है, आप जिस तरह से हमने पहले एंट्री क्वेश्चन करते हुए पास की थी उस तरीके से भी आप पास कर सकते हो। ये एंट्री अगर आप ना भी पास करो, आपको याद होगा कि जब हमने क्वेश्चन किए थे ये रिफंड वाले, जरा अगर आपके पास नोट्स मौजूद है तो वो आप सामने रख सकते हो। जब मैंने आपको कहा था कि रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेना है तो क्या एंट्री पास की थी, किसी को याद है? जी किसी शख्स को याद है कि आप लोग ऐसा कर लो कि अपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर लो, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दो 755,000 से, और रेवेन्यू अपना जो क्रेडिट करेंगे, रेवेन्यू जो हम क्रेडिट कर देंगे वो हम 860 में से डायरेक्ट माइनस करके भी कर सकते हैं, -105 डायरेक्ट रेवेन्यू अपना रिड्यूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक अलग एंट्री पास करें। आप अपना रेवेन्यू तो क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो रेवेन्यू कंफर्म नहीं हुआ। रिफंड लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि उन दोनों को इकट्ठा करें, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग एंट्री पास करोगे, अलग क्या है कि आपने पहले पिछला वाला रेवेन्यू रिवर्स किया और उसका भी हमने रिफंड देना है 105,
ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल हमने डेबिट कर दिया इट्स, और अभी हमारी गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई, इसलिए हम अपना रेवेन्यू अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, हमारी लायबिलिटी है टोटल। चले जनाब, अब अगले पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें वो कंडीशन नहीं है, इसलिए ये इंतहाई आसान सी चीज है। इसमें पिछली कंडीशन मौजूद नहीं है कि जनाब फर्स्ट ऑर्डर होगा तो राइट टू रिसीवेबल होगा, ये सादा सवाल है, बिल्कुल सिंपल। ऑन 1st Feb 2019 TE entered into contract with Beta for rupees 250 per unit under the following terms and condition. If the Beta purchased more than 15,000 units during the contract period, the price unit would be retrospectively reduced to 215. TE unconditional right to receive would be established under delivery of the goods of Beta. Delivery of the goods. कब अनकंडीशनल राइट होगा? जब बीटा गुड्स डिलीवर की जाएंगी। पिछले सवाल के अंदर उसने कुछ और कहा है, इस सवाल के अंदर क्या कह रहा है? जिस दिन गुड्स ट्रांसफर करोगे उस दिन अकाउंट रिसीवेबल लिख दोगे, तो मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट एसेट का कोई चक्कर ही नहीं आया। At the inception, TE conclude that Beta will meet 15,000 units threshold for the discount. कहते हैं शुरू में उसे लगा कि बीटा मीट कर लेगा 15,000 वाला, तो हम फौरन अपना रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 215 पे। आ जाओ जनाब, ऑर्डर कब मिला? 14 फरवरी को। डिलीवर कब की? 28 फरवरी को। पैसे कब मिले? 20 मार्च को। आप मुझे ये बताएं, हम किस दिन रिसीवेबल बुक कर लेंगे? जिस दिन हमारी गुड्स ट्रांसफर होंगी, क्योंकि उसने खुद लिख दिया है जिस दिन गुड्स ट्रांसफर होंगी राइट टू रिसीव कंफर्म हो जाएगा, तो हम एंट्री पास करेंगे। 14 तारीख की कोई एंट्री पास नहीं होगी, 28 तारीख की एंट्री पास होगी, 28 to 19। और किस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे? 250 से 215 से। रेवेन्यू किस रेट पे आएगा? 250 या 215? 215 से रेवेन्यू आएगा, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड है कि वो 15 वो मीट कर लेगा, और उसने मीट भी कर दिया। आप देख लें 18,000 यूनिट बन रहे हैं, उसने वो कंडीशन मीट भी कर ली। तो जनाब एंट्री देख लें, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 10,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, ये हमारे पास हो जाएगा 2500,000। रेवेन्यू हम 215 पे रिकॉर्ड करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 215। इसका ताल्लुक रेवेन्यू के साथ होता है, और बाकी जो डिफरेंस आता है रिफंड लायबिलिटी। सर ये इस पार्ट में आपने इकट्ठी एंट्री कर दी जी? नहीं, इसमें तो एंट्री पास ही यही करनी थी, उसमें तो जो पिछला रिवर्स नहीं करना था ना, ये तो पहला कॉन्ट्रैक्ट है अभी, इसमें तो रिवर्स करने वाला चक्कर ही नहीं है ना कोई, इसमें रिवर्स करने वाला कोई चक्कर नहीं था, ठीक है? इसलिए हमने अपना रेवेन्यू 2150 से रिकॉर्ड कर दिया, जितनी अमाउंट से करना था। बाकी जो पैसे हैं वो रिफंड करने हैं हमने, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि डिस्काउंट देना पड़ेगा। उसके बाद 28 के बाद 20 तारीख को पैसे दे दिए, 20 मार्च वाले दिन तो कैश डेबिट हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, हमारी लायबिलिटी स्टिल है, जैसे ही लिमिट क्रॉस होगी हम अपनी लायबिलिटी खत्म करनी पड़ेगी हमें, वो पैसे हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस दिन उसने 10,000 यूनिट लिए, एक्सपेक्टेड जरूर है कि वो डिस्काउंट ले लेगा, लेकिन उसने डिस्काउंट अभी लिया नहीं।
अगले 8000 यूनिट के केस में लिमिट क्रॉस हो गई। अब कंफर्म हो गया कि हमने अगले जो अकाउंट रिसीवेबल हैं वो 250 पे नहीं बल्कि 215 पे ही रिकॉर्ड करते हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, 8000 यूनिट 1 जनवरी को ऑर्डर हुआ, 15 जुलाई वाले दिन, सॉरी 1 जून को, 15 जुलाई वाले दिन हमने डिलीवर किए, तो एंट्री पास हो जाएगी 15 जुलाई को। अब जरा एंट्री देखिएगा, अकाउंट रिसीवेबल हमारे कितने होंगे, 8000 यूनिट है, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 8000 यूनिट को मल्टीप्लाई कैसे करोगे, रेवेन्यू रिवर्स करेंगे ना जी रेवेन्यू रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही हमने रेवेन्यू कम रिकॉर्ड किया है। रेवेन्यू रिवर्स करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, रेवेन्यू तो हमने पहले ही कम रिकॉर्ड किया है। ठीक है जनाब, तो आए जरा मैं आपको सिखाता हूं, 8000 को 215 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितनी अमाउंट आती है, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 215, 1720। इसमें से हमने रिफंड कितने करने हैं, 350 पिछला, वो पिछला हमने टोटल रिसीवेबल लिख लिया था ना 250 पे, तो हमने 350 हमने रिफंड करना है अपने डेटर्स को क्योंकि वो 15000 की लिमिट क्रॉस कर चुका है, तो इसमें 350 माइनस कर दो। हमारे एक्चुअल में जो डेटर्स अब रह गए हैं वो है 1370 के। तो जनाब हम अपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर देंगे 1370000 और अपना जो रिफंड लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई, जो 350 की थी रिफंड लायबिलिटी वो खत्म होगी और हमारा रेवेन्यू आ गया 1720000। रेवेन्यू हमारा 215 के हिसाब से पूरा आएगा, जितने पैसे वापस करने हैं वापस करके बाकी हमारा रिसीवेबल रह जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल हमने डेबिट करना है और रिफंड लायबिलिटी डेबिट कर देनी है क्योंकि अब वो पैसे तो खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। और लास्ट वन इज पैसे आपको मिल गए 18 जुलाई को, तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, जितने पैसे बाकी बच गए वो हमें 18 तारीख को मिल गए। क्लियर होगी बात? ये डेट वाइज चलते जाएंगे, मेन आपने फोकस करना है कि राइट टू रिसीव कब होना है। रेवेन्यू तो उस दिन रिकॉग्नाइज करते हैं जिस दिन गुड्स ट्रांसफर करते हैं, रेवेन्यू उस दिन रिकॉर्ड होता है जिस दिन गुड्स ट्रांसफर होती हैं, लेकिन रिसीवेबल तब होता है जब अनकंडीशनल राइट टू रिसीव हो। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको दिखाने लगा हूं यहां पे, इंटरेस्टिंग बात देखें यहां पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है और ये एग्जामिनर के कमेंट्स जरा देखिएगा। कहता है एग्जामिनीज कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रिसीवेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट एसेट। कहता है कि जो एग्जामिनीज थे यानी जो पेपर देने वाले लोग थे उन्होंने रिसीवेबल और कॉन्ट्रैक्ट एसेट को अलग अलग डील नहीं किया था, एक गलती की थी। फिर पार्ट ए में वो कहता है रिडक्शन इन रेवेन्यू ड्यू टू प्लेसमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर वाज नॉट मेड। कहता है जी पहले उसने ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया था लेकिन सेकंड ऑर्डर के ऊपर जब सेकंड ऑर्डर आया था तब वो क्रॉस लिमिट हो गई थी तो उसने जो पिछला रेवेन्यू रिवर्स ही नहीं किया। ये एग्जामिनर ये जो पेपर में स्टूडेंट करके आए हैं ना उसके बारे में बताया हुआ। फिर वो कहता है पार्ट बी के अंदर रेवेन्यू वाज रिकॉग्नाइज्ड 250
इंस्टेड ऑफ 215 फर्स्ट ऑर्डर बाय बीटा। कहता लोगों ने 250 के ऊपर रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया था, हालांकि करना 215 पे था, क्योंकि पहले ही इंसेप्शन पे ही पता चल गया था कि वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी। ओके होगी बात। नीचे मार्किंग स्कीम है, कहता है अप टू 1 मार्क फॉर ईच, हर जनरल एंट्री का 1 नंबर था। करेक्ट रेवेन्यू की डेट लिखने का 1 नंबर था और करेक्ट अमाउंट्स लिखने के 3 नंबर थे। ठीक है, तो पार्ट बी में भी यही कैलकुलेशन थी। लो जनाब, क्वेश्चन नंबर तीसरा सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसमें। अब आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए, छोटा सा सवाल है, 5 नंबर की सवाल देखो क्या आया है। कहता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन लिखो और 6 एग्जांपल लिखो प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की। कल मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी कि प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं। आप गुड डिलीवर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो गुड्स यानी काम होते हैं उनको प्रॉमिस्ड गुड्स या सर्विसेज की एग्जांपल पेपर में पूछी गई थी। ठीक है, कहता क्या है, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री किस साल में, 2017 में। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब है रेक्टिफाइंग एंट्री। जब भी वो एडजस्टिंग एंट्री का कहे या रेक्टिफाइंग एंट्री का कहे, इसका मतलब ये होता है कि वो कोई एंट्री पास कर चुका है, वो खुद कोई एंट्री पास कर चुका है, हमने उसकी एडजस्टमेंट करनी है या उसको करेक्ट करना है। ओके होगी बात। चलें जी, आ जाए फिर इसको सॉल्व करते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं, शायद किसी ने किया हो और ये सवाल उसका ठीक भी हुआ हो, फिर भी हम देख लेते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2017 Galaxy Telecommunications entered into contract with the bank for supplying 20 smartphones to the bank staff with unlimited use of mobile network for 1 year. डेट बड़े ख्याल से देखना, 1 अक्टूबर 2017 को गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन ने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया कि 20 फोन भेजे गए उसके बैंक स्टाफ को और अनलिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल नेटवर्क फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए मोबाइल का नेटवर्क भी फ्री मिलेगा उनको। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर स्मार्टफोन इज 34650,000। लो जनाब, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस। एक मोबाइल फोन 34,650 का मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे तो टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर उसने मोबाइल का नेटवर्क भी देना है और साथ मोबाइल फोन भी देने। कहते हैं एंड द प्राइस इज पेएबल इन फुल विद इन 10 डेज, 10 दिनों के अंदर उसने चीज पैसे देने हैं। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द फोन विल नॉट बी रिटर्न्ड टू जीटी। कहते फोन वापस नहीं हुए, इसका मतलब यह है कि उन्होंने फोन एक्सेप्ट कर लिए, हम अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। फिर कहते हैं उसने क्या किया, द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रेडिटेड बाय जीटी टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। कहते हैं उसने जितने भी अमाउंट मिली है ना, सारी की सारी एंट्री क्या पास कर दी, कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। एंट्री क्या पास कर दी, कैश डेबिट एडवांस फॉर कस्टमर क्रेडिट, जितनी भी अमाउंट उसे मिली चेक कर ले। वो कहता है द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट, कि वो जो 34,650 उसको मिला था
एक फोन के बदले उसने क्या किया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। द स्मार्टफोन्स वर डिलीवर्ड ऑन 1 नवंबर 2017। 1 नवंबर को डिलीवर किया, इसका मतलब है रेवेन्यू किस दिन को रिकॉर्ड होगा, 1 अक्टूबर 17 को या 1 नवंबर 17 को। रेवेन्यू किस डेट को रिकॉग्नाइज होना चाहिए, 1 नवंबर को। और वो भी मोबाइल फोन का पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा, लेकिन जो मोबाइल नेटवर्क है वो तो ओवर द टाइम होगा, क्योंकि वो तो पूरे साल के ऊपर नेटवर्क उसे मिलना है। वो कहता है इफ सोल्ड सेपरेटली, अगर वो अलग अलग बेचता है ना, तो 18,000 का एक फोन है एंड अ मंथली फी 1800 फॉर अनलिमिटेड यूज ऑफ मोबाइल नेटवर्क, और 1800 वो जो मंथली फी है वो होती है। जनाब एडजस्टिंग एंट्री हम बाद में चलते हैं, पहले हम करेक्ट एंट्री देखते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लिखो जल्दी से। फोन है, ये मेरी वर्किंग है, ये मैं वर्किंग कर रहा हूं, फोन है और मोबाइल नेटवर्क है। ये सॉल्यूशन आप लिख लो, क्योंकि आईकैप के जो सॉल्यूशन है वो आपको समझ नहीं लगने वाले, इसलिए इसको अलग से लिख लो। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस 18,000 एक फोन की कीमत है और टोटल 20 फोन है। 18,000 एक फोन की कीमत है, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, टोटल 20 फोन है, 3,60,000। और मोबाइल नेटवर्क 1800 पर मंथ है, मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 20, क्योंकि पूरे साल का देना है ना, पूरे साल की अमाउंट देनी है। तो 1800 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 पूरा साल, और 20 लोग हैं मल्टीप्लाइड बाय 20, तो 432,000। ये हमारे पास आ जाएगी जनाब, इसको प्लस कर देंगे 360,000 में 792,000। बताएं जरा इसको एलोकेट कितनी अमाउंट पे करना है। कोई इंसान एलोकेशन बता सकता है कि इसको एलोकेशन कितनी अमाउंट पे करना है? एनीवन? 34,650। सॉरी आवाज नहीं आई सही तरह से, क्वेश्चन आप देख। 34,650 6,93,000। 34,650 मल्टीप्लाइड बाय 20। 34,650 में हम एक फोन दे रहे हैं और 20 लोगों को फोन देना है, 693,000। ट्रांजैक्शन प्राइस कितनी है? 693,000। तो 693,000 डिवाइडेड बाय 792,000 मल्टीप्लाइड बाय 360,000। जी मेरे भाई कितनी अमाउंट आ रही है? कितनी अमाउंट आ रही है? 693 डिवाइड बाय 792 मल्टीप्लाइड बाय 360 का तो 315,000। और इसी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे 432,000 से, जी 378,000। यहां तक ओके है? अगर यहां तक ओके है तो समझो सवाल हो गया। फिर आगे तो सिंपल हमने एक रॉन्ग एंट्री पास कर देंगे, एक करेक्ट एंट्री पास कर देंगे, और उसको देख के एडजस्टिंग या रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देंगे। यहां तक ओके है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं।
जी मेरे भाई, चले आगे फिर। चलो जी, अब जरा गौर फरमाएं, मैं वैसे बात करने लगा हूं कि हमने जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, ये करना है पॉइंट इन टाइम और ये करना है पॉइंट ओवर टाइम। ठीक है, अब साल के 2 महीने गुजर गए, ये तो उस दिन पूरे का पूरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा 1 नवंबर को ही। ठीक है, लेकिन इसमें से अभी 2 महीने गुजरे हैं, तो इस साल सिर्फ 2 महीनों का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, बाकी हमारी लायबिलिटी या एडवांस नाम कस्टमर के नाम से लिख देंगे। मतलब इसमें से सिर्फ 2 महीने का रेवेन्यू हम इस साल रिकॉग्नाइज करेंगे, नवंबर और दिसंबर का। 378,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 63,000। जो मोबाइल नेटवर्क का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे वो 63,000 और जो मोबाइल फोन का करेंगे वो 315,000। अगर मैं एंट्री पास करूं, करेक्ट एंट्री पास होगी, कैश तो सारा ले लिया 693,000, जितना बनता था ना ट्रांजैक्शन प्राइस वो सारा कैश रिसीव कर लिया। क्रेडिट हम करेंगे रेवेन्यू, फोन का कितनी अमाउंट? 315,000 और रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे नेटवर्क का 63,000 और बाकी जो पैसे हैं वो एडवांस या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के नाम से क्रेडिट कर देंगे। बाकी अमाउंट कितनी बचती है? 693 माइनस 315 माइनस 63। लो मेरे भाई, एडवांस फ्रॉम कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के नाम से। आदिल कह रहा है कि सर 63 दोबारा बता दे। आदिल भाई देखो, मोबाइल नेटवर्क का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है टोटल 378,000, लेकिन हमारा साल है 31 दिसंबर 2017 एंड है और 1 नवंबर को हम वो मोबाइल दे रहे हैं, तो ये पूरे साल के ऊपर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना है। तो हमारे साल के अंदर सिर्फ 2 महीनों का रेवेन्यू आ रहा है। 378,000 में हमारे पास सिर्फ 2 महीनों का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो रहा है। गॉट इट? चले जी, तो जनाब ये थी करेक्ट एंट्री। उसने क्या किया? रॉन्ग एंट्री पास करो। उसने जनाब कैश डेबिट किया, कहता है जो अमाउंट रिसीव की 693,000 से, और सारी की सारी अमाउंट लिख दिया एडवांस फ्रॉम कस्टमर। $693,000 ये उसने एंट्री पास की है। किसी ने इसका डेमो देखना तो मैं दिखा देता हूं। ये देखें जनाब, the entire amount received as per contract was credited to advance from customer account। ये उसने एंट्री पास की, करेक्ट एंट्री बनती ये थी। अब हम पास करने लगे हैं इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। अब जरा गौर फरमाइएगा, कैश को डेबिट करना था, उसने भी किया हुआ है, इसका मतलब है कैश की वजह से कोई फर्क नहीं आएगा। आगे चलते हैं, रेवेन्यू को क्रेडिट करना था, फोन वाला रेवेन्यू उसने नहीं किया हुआ, तो रेवेन्यू को क्रेडिट करो। रेवेन्यू को क्रेडिट करो,
315,000। फिर नेटवर्क का रेवेन्यू क्रेडिट करना था 63,000 से, ये भी उसने नहीं किया हुआ। रेवेन्यू नेटवर्क का 63,000 से क्रेडिट करना था, ये भी उसने नहीं किया। एडवांस फ्रॉम कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को 3,15,000 से क्रेडिट करना था, उसने किया हुआ है 693,000 से। ज्यादा क्रेडिट किया हुआ है या कम? जी मेरे भाई, अमाउंट एडवांस फ्रॉम कस्टमर को जो क्रेडिट करनी थी वो उसने ज्यादा क्रेडिट कर दी। तो हम क्या करेंगे, जितनी अमाउंट ज्यादा क्रेडिट की रिवर्स कर देंगे। जितनी अमाउंट ज्यादा क्रेडिट की 693 माइनस 315, तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर देंगे 378,000 से। लो मेरे भाई, ये आपका रेक्टिफाइंग या एडजस्टिंग एंट्री पास हो गई। ये है आई कैप का सॉल्यूशन। ठीक है, ओके होगी बात। अब जरा आई कैप की बातें देख लेते हैं कि आई कैप इसके बारे में क्या कहता है। इसके सॉल्यूशन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है ये देखें जनाब, ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन, ये वो प्रॉमिस गुड्स की 6 एग्जांपल्स, 6 उसने मांगी थी लेकिन 10 लिख दी हैं वो बुक से। ये हमारा सवाल का सॉल्यूशन है। अब ये एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ो। कहता है द क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन दिस व्हिच इज न्यू एरिया ऑफ सिलेबस, ओनली 16.2% स्टूडेंट्स सिक्योर पासिंग मार्क्स। कहता सिर्फ 16% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने यहां से पासिंग मार्क्स सिक्योर किए हैं। कहता है 20.9% ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट स्कोर एनी मार्क। कहता है 21% वो चीते थे जिन्होंने इसमें से एक भी नंबर लेने की हिम्मत नहीं की। अब कहता है कॉमन एरर कौन से थे। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल इन, डेफिनेशन कहते लिख ली लेकिन आगे एग्जांपल्स नहीं लिखी। बी पार्ट में लिखें only a handful students were able to grab full or nearly full marks. The entry was corrected in many cases but various types of mistakes were, कहते काफी सारी गलतियां की। अजान हो रही है, अजान ब्रेक है 2 मिनट की, उसके बाद हमने एक छोटा सा सवाल रहता है वो डिस्कस करके फिर खत्म करते हैं। तो सिर्फ 2 मिनट की ब्रेक है, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं। नमाज फिर अजान के बाद पढ़ेंगे, 5 मिनट की क्लास रहती है बस।
जी मेरे भाई वापस आइएगा प्लीज, सिर्फ एक छोटा सा सवाल रह गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो चुका है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला है, जुपिटर लिमिटेड वाला, तो जो पेमेंट करनी थी, और ये एलोकेशन वाला सवाल है, ये हम कर चुके हैं इस तरह का सवाल। इंडिकेटर ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कल हमने डिस्कस किया था कि वो बताने कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल आसान सा पेपर में ये सवाल आया हुआ है। 4 नंबर का कहता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन लिखनी आई है और बी की रिक्वायरमेंट पढ़े, बी की पहले रिक्वायरमेंट पढ़े। इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS 15 revenue from contract with customer, discuss whether goods and services provided in each of the above contract single performance obligation। कहता है ऊपर वाले ये दो पार्ट पढ़ के बताएं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपने बताना है। वैसे ECL has entered into contract with Kashif Builders for construction of a residential project। अब उस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चरल सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड साइट क्लियरेंस। ECL and its competitors provide such services separately also। जी मेरे भाई आपने सिर्फ ये बताना है कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या डिफरेंट है। तो सिंगल ही लग रहा है। सिंगल है सर, ये तो सिंगल है क्योंकि मेन क्या है, मेन क्या चीज है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। अब मैं आपको सादा सी बात बताऊं, हमने मेन काम क्या है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनवाना। अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का अलग से बेनिफिट नहीं हो सकता, आर्किटेक्चर सर्विस का, इंजीनियरिंग का, ये अलग अलग ऑब्लिगेशन तो जरूर है लेकिन कोई एक अलग फायदा नहीं देगी, एक अलग चीज फायदा नहीं दे सकती। हाँ अगर हर चीज अलग अलग हम फायदा दे सकेगी तो फिर हम कहेंगे कि ये डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन तो ये एक सिंगल ही है, सिंपल सी बात है। सेकंड पे आ जाए, ई सॉल्यूशन लिमिटेड अ सॉफ्टवेयर डेवलपर entered into 2 years contract with the customer to provide software license including future updates and post implementation supports। एक है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, फिर उसके बाद उसकी अपडेशन। आप मुझे बताएं क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए तो उससे फायदा होना है या नहीं, या जब तक अपडेशन नहीं होती जाएगी सॉफ्टवेयर का फायदा हासिल नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, वो फायदा देना शुरू हो जाएगा और उसके बाद अपडेट करवाते रहेगा, उसका एक अपना फायदा होगा। रेजिडेंशियल में सारा कुछ मिलके काम करेगा तो एक यानी घर बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना एक अलग बात है, उसको बाद में अपडेट करवाते रहना, जैसे बिल्डिंग को बाद में रिपेयर करवाते रहना, वो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए सारी चीजें कंपल्सरी थी। तो जनाब सॉफ्टवेयर का लाइसेंस अलग चीज है, फिर उसके अपडेट करना अलग चीज है। ओके, और वो कहता है कि द सॉफ्टवेयर लाइसेंस वुड रिमेन फंक्शनल इवन इफ द अपडेट एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सर्विस आर नॉट डिसकंटिन्यूड। कहता है जनाब सॉफ्टवेयर फिर भी चलता रहेगा चाहे अपडेट करवाओ या ना करवाओ, इसका मतलब है वो इंडिपेंडेंट है। तो यहां पर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है। तो ये जनाब 10 नंबर का 4 नंबर की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन आई थी, 3 नंबर का और ये 3 नंबर का। ठीक है जनाब, सिर्फ एक पास पेपर हमारा रह गया है, सिर्फ एक, और साथ कल हमने पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बारे में। सिर्फ कल हमारी क्लास 30 मिनट्स की होगी, सिर्फ एक दिन की क्लास रह गई है। अभी आप आराम से नमाज पढ़ो और कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।